गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज़ टॉपिक इज़ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। मीन्स जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या प्लान करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हमारा आइडियाज़ रहता है, क्या रिटर्न रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हम सारी कंफर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करें वो कैसा हो, सेफ़ हो और हमारे पैसे डूबने का चांसेस कम से कम हो और जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और रिस्क जो है वो कम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो सिलेक्शन है वो कैसा रहे, सक्सेसफुल रहे और कहीं पे भी कोई गलत चीज़ हमारे साथ नहीं हो। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो होता है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा सेफ्टी होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। मीन्स रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा रिस्क होंगे उसके अकॉर्डिंग रिटर्न होंगे। लेकिन रिस्क आप तब ले सकते हैं जब आपको उससे रिलेटेड पूरी नॉलेज हो और आप जो भी उससे रिलेटेड डेटा या दूसरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल सही हो, जिससे कि आपका रिस्क लेना वहाँ पे सही बैठे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं, सेफ्टी पे। सेकंड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी लिक्विडिटी को फोकस करते हैं कि मान लो अगर कुछ समय बाद लगे कि हमको आगे चल के इससे लॉस हो सकता है तो किस तरह से हम उसको दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और दूसरी जगह उस अमाउंट को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की लिक्विडिटी पर। अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी नहीं है कि उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स उसमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो उस तरह की कंडीशन में आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप किसी भी तरह के चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। थर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम दो तरह के प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है यील्ड। कैपिटल एप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, जनरली फोकस करते हैं कि उसका प्राइस क्या है, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको परचेस करते हैं। मीन्स इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और रिटर्न क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि हम इक्विटी शेयर पे अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें रिटर्न के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं, लेकिन रिस्क भी उसमें उतना ही रहता है। मीन्स अगर अमाउंट आपको मिलेगा तो डिविडेंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा भी रह सकता है, मीडियम भी रह सकता है और कई बार हमको कुछ भी नहीं मिलता, वो कंडीशन भी रहती है। यील्ड में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि उसमें हमका हमारा डिविडेंड का या इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स होता है। मीन्स कंपनी की सिचुएशन कैसे भी हो हमको रिटर्न उसमें प्रॉपर वे पे मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स अगर डिविडेंड 11% मिलना है तो वो हर साल हमें मिलेगा, इंटरेस्ट हमको 10% मिलना है तो वो हर साल मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिटर्न को डिसाइड कर सकते हो कि आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए कि आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो और उसके लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। फिर है टैक्स। टैक्स की कंडीशन क्या होगी, मीन्स जो शेयर आप खरीद रहे हो, प्राइवेट कंपनी खरीदोगे तो उसमें टैक्स की अलग कंडीशन होगी, पब्लिक कंपनी के खरीदोगे उसमें टैक्स की कंडीशन अलग होगी, हर किसी में रिस्क भी अलग अलग होगा। और आप चाहते होगे कि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले तो वो आपका टैक्स के रूप में आधा अमाउंट कटे ना। तो इन सारी चीज़ों का भी आप पहले से एनालिसिस करते हो कि कितना टैक्स अमाउंट आपको लगेगा और उसके अकॉर्डिंग जो इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो आपको सही रहेगी या नहीं, क्योंकि आप रिस्क भी ले रहे हो फिर टैक्स पे भी करोगे, फिर उसके बाद वो अमाउंट आपको मिलेगा, तो आप इससे रिलेटेड पूरा एनालिसिस करते हो। इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिटर्न पे। इन्फ्लेशन की कंडीशन अभी की सिचुएशन में हमारी कंट्री में, इंडिया में कंटिन्यू बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कैसी कंडीशन है, जो करेंसी है उसका रेट कंटिन्यू क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ईयर वाइज एनालिसिस करते हो कि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कुछ ईयर बाद जब मिलेगा तो वो उस समय सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट के एक्ट आते हैं जैसे कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट, अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्ट रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी फोकस करना कि उसके अकॉर्डिंग आप उससे ज़्यादा तो चीज़ें नहीं रख रहे हैं, और रख रहे हैं तो फिर उसका आपके आगे के फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर उससे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों का भी एनालिसिस करना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या कंट्रोल क्या है और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आगे जाके आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। लीगल, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल नहीं है या आपको नहीं पता और आप जब ख़रीद लेते हैं तब आपको पता रहता है कि वो लीगल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन या कुछ भी उसके अकॉर्डिंग आप पे कुछ एक्शन लिया जाता है तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट आपका कैसे जाता है, वेस्ट जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें वो टोटली कैसा हो, लीगल हो। फिर उसके बाद अगला है ट्रांसफेरेबिलिटी, मतलब वो जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का उसको आप इजी वे पे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। मीन्स दोनों में, मॉनेटरी में भी और नॉन मॉनेटरी में भी। अगर आपको आगे चल के ऐसा लगता है कि मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और मुझे उस ज़मीन को बेचना है तो उसके को मैं पैसे देकर बेच सकूँ। इस तरह की ज़मीन मैं ना लूँ कि उसको आगे जाके मैं बेच ना सकूँ, या फिर अगर उसे मैं बेचती भी नहीं, किसी को देती हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिलता है, तो उस कंडीशन में भी मैं उसको आसानी से अपने हाथ से निकाल सकूँ। तो इस तरह की कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि जब आप उसको रखना चाहें तो रख सकें, और जब आप उसको हटाना चाहें तो उसको आसानी से हटा सकें। नेक्स्ट है टेंजिबिलिटी। टेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो इनकम के सोर्स तो होते हैं लेकिन प्रॉपर वो इनकम के सोर्स हमको अर्न नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि गुडविल वगैरह होता है, पेटेंट वगैरह होता है, ये सब कैसे एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन इनका जो प्राइस लेवल है या इसमें जो चेंजेस होता है, ठीक है, या इसके अकॉर्डिंग जो लॉ या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। तो वो जब तक आपके साथ हैं फिर नहीं रहने से उसका रेट का गारंटी नहीं होता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो टेंजिबल एसेट्स में आप बहुत ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको इस तरह से यूज़ करें कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उससे रिलेटेड नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी। सबसे फर्स्ट है ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ेस आते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, जिसमें IMF से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स और रेगुलेशन और उससे रिलेटेड जो भी नई चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ेस होते हैं। मीन्स वर्ल्ड वाइड में जो भी चीज़ें चलती हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ इस तरह के जो पब्लिश होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल अफेयर्स। जनरली इंटरनेशनल लेवल के जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं या ब्रॉडकास्ट के जो भी सिस्टम होते हैं उसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है नेशनल इकोनॉमी अफेयर्स। नेशनल इकोनॉमी अफेयर्स मीन्स अगर आप अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में ही कई तरह के ऐसे बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर हैं जिसमें इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और पर्टिकुलर बिज़नेस से रिलेटेड ही वो क्या करते हैं, इस तरह के न्यूज़पेपर मार्केट में लाते हैं ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बिज़नेस और उसको किस तरह से कंडक्ट करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको
आपको आसानी से मिल जाती है। प्लस गवर्नमेंट के नए रूल कंडीशन अप्लाइज क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें भी इसमें आपको क्लियर हो जाती हैं। एसोसिएशंस, कई तरह के एसोसिएशंस होते हैं, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FICCI, सेबी, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, और भी कई तरह के गवर्नमेंट के रहते हैं। RBI अपना बुलेटिन निकालता है, पब्लिकेशन करता है। तो इस तरह से कई अलग अलग, कहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको कंटिन्यू देते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन मीन्स कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन हर साल निकालती है, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो भी अपनी रिपोर्ट हर साल निकालते हैं। फिर अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर में भी वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अलग अलग तरह के बिज़नेस मैगज़ीन्स होते हैं, उसमें वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे रिलेटेड हमको कंपनी का वर्किंग रिज़ल्ट एनालिसिस होता है, और फिर हमको वहाँ पे शेयर, बॉन्ड या फिर डिबेंचर ख़रीदने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं किसकी, कंपनी की, उसके कंडीशन की, और वो कैसे चल रही है और हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर है फाइनेंशियल पीरियोडिकल। फाइनेंशियल पीरियोडिकल मीन्स ये क्या करता है, अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश करती रहती है। RBI भी इससे रिलेटेड रहती है और उसमें वो अलग अलग तरह की अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करती है, दिखाती रहती है। मैगज़ीन में भी अपनी बिज़नेस मैगज़ीन जितने रहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये सारे जो रहते हैं, मार्केट की क्या कंडीशन है, हर एक चीज़ का, रुपीस की क्या वैल्यू है, दूसरे करेंसी की क्या वैल्यू है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल जाती है। और आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी डाउट रहता है या प्रॉब्लम रहती है उसको आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। कोटेशन। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन में भी जो गवर्नमेंट है या स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, या जो गवर्नमेंट रहती है उनकी तरफ से, RBI की तरफ से, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब जो रहते हैं अलग अलग कोटेशन निकालते हैं। इन कोटेशंस के थ्रू भी आप अगर इनको डेली न्यूज़ में देखेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो आप इसमें, फिर आपको जब ये सारी चीज़ें समझ आने लगेगी तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना किस तरीके से है ये सारी चीज़ों के बारे में समझ आ जाता है। क्या इसके वॉल्यूम्स हैं, फिर इसके हाई लो वॉल्यूम, कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है ट्रांजैक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे समझ आने लगती है। फिर पब्लिकेशन, अलग अलग तरह के पब्लिकेशन हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं जो इस तरह के बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको देती हैं। जैसे कि बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़पेपर होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड मैगज़ीन्स होते हैं, उसमें भी इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है। सैटेलाइट चैनल्स टीवी के थ्रू भी, टीवी में भी आप अलग अलग तरह के न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसमें बिज़नेस न्यूज़ भी रहता है, या जो नॉर्मल न्यूज़ चैनल रहता है उसमें भी आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिज़नेस से रिलेटेड क्या कंडीशन है उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे पे दिया जाता है, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे पे मिलते रहे। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग चैनल्स हैं जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी कंडीशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप एनालिसिस करने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट में शामिल होना चाहते हो। तो जब आप इस तरह का पूरा रिज़ल्ट निकालने के बाद किसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रिस्की नहीं रहता, या रिस्क लेवल ज़्यादा भी रहता है तो रिस्क लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपने पूरी नॉलेज के साथ सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है LIC, फिर होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट, म्यूचुअल फ़ंड, चीट फंड, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग तरह के अमाउंट को हम क्या करते हैं बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा करते हैं और उसके रिटर्न में हमको क्या मिलता है,
इंटरेस्ट मिलता है। या जैसे LIC वगैरह है तो वो पर्टिकुलर जिस भी तरह का डैमेज होता है उस डैमेज को क्या करता है, फुलफ़िल करता है। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये जो है वो शेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हम जिस लेवल पे रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उस अमाउंट को क्या करते हैं, वहाँ पे डालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी अमाउंट है हमको रिटर्न में मिलता है। फिर दूसरा फैक्टर होता है रिस्क के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट जो है रिटर्न का वो बढ़ता जाता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से मोड होते हैं। इसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है सिक्योरिटी और दूसरा होता है नॉन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपका आता है शेयर, अलग अलग तरह के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर का शेयर आप परचेस कर रहे हो, ये आता है। उसमें टैक्स है, टैक्स फ्री है, डिबेंचर है। ठीक है, ये सारा किस में आता है, सिक्योरिटीज़ में। नॉन सिक्योरिटी में क्या आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट, मीन्स किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो, LIC पॉलिसीज़, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट, और इस तरह के जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता है और जो पैसे आप लगाते हैं वो इंटरेस्ट सहित जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न में अमाउंट ज़रूर मिलता है। जबकि सिक्योरिटी में क्या होता है, आप पैसे लगाते हो लेकिन साथ में इसमें क्या रहता है, रिस्क रहता है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में रिस्क लेवल कम रहता है और आपको हर साल उसमें रिटर्न मिलता है। मेन जो रिस्क रहता है वो किस में रहता है, इक्विटी शेयर में। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मोड हैं जिसके थ्रू आप जितना रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट चूज़ कर सकते हो कि आप किस तरह के मार्केट में जाना चाहते हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से करोगे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।